जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हम इस क्लासेस में विजन आईएएस का पीटी 365, जी हाँ, आपने सही सुना, पीटी 365 हम आपसे चर्चा का बिंदु बनाएंगे। पीटी 365 जो कि आपका करंट अफेयर पर आधारित होगा और ये भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब कि इकोनॉमी से आधारित होगा। स्टूडेंट्स, पीटी 365 आपके लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए, मैं आपके साथ में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपना यूपीएससी का अनुभव जो जर्नी का रहा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मैंने यूपीएससी के अटैम्प्ट्स दिए हैं मैं उनको आपके साथ शेयर करता हूँ कि यूपीएससी की डिमांड क्या है और हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करें, कैसे क्रैक करें, वो सारी चीज़ें जो मैंने किया है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। स्टूडेंट्स, पीटी 365 से क्वेश्चन आते हैं, ये बात डेफिनेटली सत्य है और ठीक ठीक मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पीटी 365 विजन आईएएस का ना केवल आपसे करंट अफेयर कवर करता है बल्कि करंट अफेयर को आपके बेसिक से कनेक्ट करता है। क्योंकि सवाल कभी भी यूपीएससी में प्योर करंट अफेयर नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। वह करंट अफेयर को कनेक्ट करता है आपके बेसिक से। और पीटी 365 की एक खास बात ये है, जो विजन आईएएस की ये जो पीटी 365 बनाते हैं, इसमें पूरे लास्ट 1 ईयर्स का करंट अफेयर होता है। और ये चाहे वो मेंस का पीटी 365 हो चाहे वो आपका प्रीलिम्स के लिए हो, बहुत ज़रूरी होता है मुझे जहाँ तक लगता है। तो इस क्लासेस में मैं आपको यह है गाइड करूँगा कि आप इसमें किन बातों को ध्यान में रखें और किन को छोड़ें और किन को ना छोड़ें। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और सेशन को आगे लेके चलते हैं। देखिए, ये इकोनॉमी का है, हालांकि मैंने इस पे आपकी कुछ क्लासेस ली हैं, परंतु मैं आपको कई चीज़ें बताना, ठीक है, मैं आपको कई चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, इस पर मैंने कुछ क्लासेस ली हैं, थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए, होता क्या है इसमें, आपसे कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसमें अगर हम देखें, जैसे ये बैंकिंग और मौद्रिक नीति वाला जो आपका पोर्शन है, अब यहाँ से ये मोस्टली हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, मोस्ट हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही क्लासेस में इस मैगजीन को कवर करवा दूँ। क्यों मोस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके बैंकिंग सिस्टम से, मान लीजिए अगर प्रीलिम्स में, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे 10 से 15 अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने, 10 से अगर 15 क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखना उसमें आपके 5 क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं, बैंकिंग और मौद्रिक नीति वाले सेक्शन से। ये ध्यान में रखना, 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी से कितने ही क्वेश्चन बने लेकिन यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे, इसको ध्यान में आपको रखना है बेसिकली। ठीक, इसमें आपको भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, ठीक है, परिवर्तनीय रेपो रेट क्या है, प्राथमिक पीएसएल जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग है, इन सब के अलावा मुंबई, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है और किस किस पर। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ये वाला, ठीक है, वहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। और इसमें क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको सर ये शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम है, जी हाँ, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे अपने स्तर पर तो कुछ की पॉइंट है, जैसे ये मोस्ट है, ठीक है, मैं बताऊंगा उस पर मोस्ट लिख दूंगा, उसको ध्यान में रखना है। जो इस क्लासेस को देख रहे हैं तो एक पेन पेंसिल लेकर के बैठे, एक ये साइज का पेपर ले ले, रफ कॉपी जो भी, उसमें जैसे मैं यहाँ पर मोस्ट लिखूँ ना, तो उसको अब देखो, जैसे ये है तो मैं इसको मोस्ट लिखूंगा तो आप उसको अपने उसमें नोट डाउन कर लेंगे कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ये रिवीजन करना है और उसको नोट डाउन करना है उसके की शॉर्ट नोट्स में, ठीक है।
तो ये आपको पहला जो यूनिट है इसमें आपको मिलेगा बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है। उसके बाद है वित्त कराधान, जो फाइनेंशियल टैक्सेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बजट से कनेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। कभी भी बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, स्कीम्स कुछ आ जाती हैं ऑब्वियसली, वो बात सही है एकदम, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो दूसरे में आपके फाइनेंशियल टैक्सेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो तीसरा वाला आता है, तीसरे में पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ से आपके एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी पूछा गया था, रीर से नीर से क्वेश्चन आए थे, है कि नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसको भी आपको क्या है, ध्यान में आपको रखना है। प्रतिभूति से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एक्सटर्नल सेक्टर जैसे बाह्य व्यापार घाटा क्या है, ये रुपए का राष्ट्रीयकरण। देखो अभी लगातार आपने देखा होगा, जो भारतीय मुद्रा है, ठीक है, जो रुपया है वो लगातार क्या हो रहा है, गिर रहा है, इसकी वैल्यू लगातार गिर रही है। और जो अमेरिका का डॉलर है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है। ये कैसे होता है, इसके बीच में कितना अंतर होता है, क्या इसको कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपके आते हैं। आर्थिक जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये वाला जो टॉपिक है ये मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर जो एलाइड सेक्टर है, समृद्ध क्षेत्र, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार लास्ट ईयर्स क्या हुआ है, अगर आपको चीज़ें पता होंगी तो लास्ट ईयर्स अभी क्या हुआ है, जो स्वामीनाथन थे, स्वामीनाथन, अभी स्वामीनाथन को क्या हुआ है, भारत रत्न मिला है। क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। और उन्होंने क्या किया था बच्चे, इन स्वामीनाथन जी ने क्या किया था, इन्होंने एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन किया था। क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, जो आप देखोगे हरित क्रांति में इनका योगदान रहा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से वहां से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लानिंग कमीशन से, और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उसको रिलेटेड करके वहां से क्वेश्चन आ सकता है, किसके शासनकाल में और क्या क्या ग्रोथ वगैरह वगैरह चीजें थी, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो ये भी मोस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। किसी आप देखोगे पार्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इसको भी देखेंगे। श्रम और रोजगार से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, परंतु यहाँ से जैसे आप देखोगे जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी श्रम ब्यूरो से क्वेश्चन बन जाता है, और पूछा भी था लास्ट ईयर 2023 में, यहीं से क्वेश्चन पूछा था, यहीं से क्वेश्चन पूछा था। जब आप पढ़ते हैं ना वो इन्फ्लेशन वाला पोर्शन, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन आप पढ़ते हैं, तो वहीं पर सीपीआई पढ़ते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसके कई चार आते हैं इस तरीके से आपके। जैसे आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपका सीपीआई वर्कर होते हैं, इंडस्ट्रियल जो आपके लेबर वर्कर होते हैं, इन सब के अलावा इसी तरीके से आपको अलग अलग मिलते हैं, रूरल अर्बन कॉम्बिनेट, तो ये इसमें पूछा जाता है। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। किसी जैसे गिग वर्कर है, गिग वर्कर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है जैसे बाल श्रम सर्वेक्षण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वहीं बिजनेस इनोवेशन और इंटरप्राइज, देखो अभी क्या है, भारत सरकार लगातार इस पर भी काम कर रही है, और बजट में भी इसकी चर्चा हुई है कि नहीं। तो बजट में भी इसकी चर्चा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, शायद एक क्वेश्चन में भी यहाँ से बन सकता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पैटेंट जो आपका है, विश्व नवाचार सूचकांक, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का प्रयास भारत सरकार कर ही रही है, ऐसे कई पार्क बना रही है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान्स क्या है, सेवाएं हैं, सर्विस सेक्टर से, ई कॉमर्स से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आजकल क्या है, यूपीएससी ने एक रुख ही बदल दिया है अपना। जैसे माइनिंग, एनर्जी और इंडस्ट्री, देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन में गारंटी ले रहा हूं इस बात की, बहुत गारंटी नहीं लेते हैं, बट मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ। प्रीलिम्स में जब आप प्रीलिम्स दे के आओगे 25 मई को 2025 में, ठीक है, जो चल रहा है आपका, जो 25 मई को होने वाला है, ठीक है, अब से लगभग 3 महीने बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप जरा उस चीज़ को देखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी का फोकस है लास्ट ईयर 2 ईयर से, और ये लगभग यूपीएससी का ट्रेंड चलता है बच्चे, लगभग आप देखोगे 4 से 5 साल तक ये ट्रेंड चलाती है किसी एक पोर्शन की तरफ। तो ये ट्रेंड में है अभी, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत ज़रूरी है। कोयले का क्षेत्र हो सकता है, तटीय खनिज, ये जो है तटीय खनिज, ये बहुत ज़रूरी है। इस्पात, बायो इकोनॉमी, अंतरिक्ष, ठीक है, ये है यहाँ पर। तो कई चीज़ें यहाँ पर हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये भी मोस्ट वाला एकदम सेक्शन है कि नहीं।
इन सब के अलावा मिसलेनियस में फिर तो बचेंगी वो सारी चीज़ें, वो हम देख ही लेंगे। चलिए, तो आइए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पहले टॉपिक की तरफ हम देखते हैं आपसे, ठीक है। ब्रीफ में एक तरीके से ब्रीफ ग्लैंस एट इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर दे के रखे हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन कैसा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, और कर संग्रह के बारे में उसकी अवसंरचना, और यहाँ इस पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। भारत का वह जो विदेशी ऋण क्षेत्र है वो कितना है, मार्च 2024 का है। भारत का संरचनात्मक परिवर्तन ये दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। ये 1900 जो येलो कलर का है ये 1970 का है, और ये 2020 का। देखो कंपेयर भी करते हैं ना यार, ऐसी जगह से करते हैं ये। अब देखो इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है यहाँ पे, ये पॉलिटिकल डाटा हो जाता है। मैं इस बात की क्यों कह रहा हूँ, देखो होता क्या है। अब देखो आप 1970 के दशक की माप रहे हो यार, 1970 बहुत होता है, ठीक है। 30 साल वो लगा लो, 20-50 साल आप पुरानी बात कर रहे हो कि 50 साल। अरे आपको अगर डाटा ही लेना था तो आप 10 साल का ले लेते, चलो 20 साल का ले लेते, आप 1990 का ले लेते। चलो आपको लेना था तो 1990 का डाटा लेते और अब का दिखाते, फिर तो लगता। या फिर आप 2000 का डाटा ले लेते, ठीक है। तो पिछले 10 साल 20 साल का आप डाटा ले लेते तो उससे चीज़ें आ जाती। लेकिन उन्होंने पिछले 50, आप देखो 30 और 20 और 5, आप समझ सकते हैं लगभग ये आप देखोगे 54 साल का डाटा ले रहे हैं। तो उसमें गैप दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो ये थोड़ा सा ऐसे राइट से कलर में है, तो ये आपका 2020 का है, और येलो कलर में 70 का। तो इसको आप देख लेंगे, इतना मोस्ट नहीं है बट फिर भी थोड़ा देख के चलिएगा इसको। आइए देखो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको चीज़ें इसमें नोट डाउन करवाऊंगा कि कैसे आपको पढ़नी है। क्योंकि मैं देखो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो है कि मैं आपको चीख चीख के पढ़ाना स्टार्ट कर दूं कि मौद्रिक रिजर्व, मौद्रिक नीति क्या होती है, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हालांकि मैंने इस पर एक दो क्लास भी ली है, शायद मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो एक तो है ये, दूसरा है कि मैं आपको इसमें एक गाइड कर दूं और आपको बता दूं कि पढ़ना क्या है। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स के साथ में एज ए बिगिनर एस्पिरेंट्स मेरे साथ भी कभी ये चीज़ होती थी, बट अब नहीं होती है। क्योंकि अब मैं उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से मैं बाहर आ गया हूँ। मेरा जो लेवल है बहुत ऊपर आ चुका है, एज ए मेंटर एजुकेटर की लर्निंग की तरफ आ गया है। और मैं इस चीज़ पर काम भी कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ बहुत मल्टीपल, मैं इसमें मतलब कि काम कर रहा हूँ पिछले लगभग 1 ईयर से। देखो मेरा दृष्टिकोण इस पीटी 365 को देखने का और आपका पीटी 365 को देखने का, दोनों में डिफरेंस होगा। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को देखूंगा एज ए मेंटर एजुकेटर की दृष्टिकोण से, और आप एज ए स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से देखोगे, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि मैंने पिछले, आप देखोगे मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल से, ठीक है, पिछले 5 साल से 2019 से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन तो बाद में की, लेकिन मैं आपको ये बता दूं मैंने यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी के सिलेबस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। मैंने मोटी रकम दी है, कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग की है, उसके बाद में मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कई मास्टरों का गाइडेंस लिया है। तो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें महिमा मंडन चलो हटाओ, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। देखो अब आपको क्या है, एक गाइडेंस होती है बच्चे, आपको ये नहीं पता है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। आप क्या करेंगे, पीटी 365 आपको दे दो, आप सारे पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर अपनी रुचि के सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपको मन लगेगा। हाँ, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी तो मुझे पता है, इसमें 6 सदस्य होते हैं, संविधान के आर्टिकल्स में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। ये आरबीआई एक्ट 1934 की जो सेक्शन नंबर 45 का जेड के तहत रखा गया है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट्स के द्वारा होते हैं। इसमें आरबीआई के गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, और एक सदस्य होता है गवर्नमेंट के, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, 2 सदस्य अन्य होते हैं। और इसके साथ साथ ये टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाती है, जैसे विस्तारवादी संकुचित मौद्रिक पॉलिसी अपनाती है। इसका ये सारी चीज़ें मैं आपको 2 मिनट में बता सकता हूँ, बट मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको गाइड करना, कि अगर क्वेश्चन बनता है तो बच्चे आप इस चीज़ को पढ़ें, क्योंकि समय कम है, आपको आउटपुट आपका अधिक से अधिक आ सके, आपका स्कोर आ सके, टेस्ट में भी आ सके, और जब आप PYQ लगाएं तो उसमें भी आपको पता चल सके कि हम अच्छा कर रहे हैं। और PYQ 2024 से, मैं 2024 से 2014 से 2024 तक के, 2014 से 2024 तक के मैं आपको PYQ लगाऊंगा। उसमें CSAT भी होगा। CSAT का मैं क्लास आज ही रिकॉर्ड करता, बट किसी कारणवश नहीं कर सका। कल आपकी क्लास कोशिश करूंगा कि शाम के नंबर में या जब भी आपकी क्लास रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। तो मैं उस पर चीज़ें रखूँगा। देखिए, तो ये मोस्ट है, इसको आप पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर्स भी 2024 में भी क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है। 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन बच्चे आपका देखने के लिए आपको मिला है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको मोस्ट कर लीजिएगा।
ठीक है, ये सारी चीज़ें मौद्रिक नीति के बारे में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, ये आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये भी वेरिएबल जो आपकी रेपो रेट है इसको भी पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ मैं निशान मारूंगा वो चीज़ें आपको पढ़नी है तो पढ़नी है। देखो यहाँ पर है कि इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, जो आपका लैंडिंग है नॉर्म क्या है इसको लेकर के, तो ये भी आपका मोस्ट है। मैं वही चीज़ आपको लिखवाऊंगा जो आपको पढ़नी है। इसका पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, जैसे आप देखोगे हर एक जो बैंक होते हैं उनको अपना 40% के आसपास क्या है आपका देना होता है। जैसे कृषि में, सूक्ष्म एमएसएमई सेक्टर में, एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, आवास में, सामाजिक नवीकरणीय ऊर्जा, और कई ऐसे श्रमिक वर्गों को देना होता है जो मार्जिनलाइज ह्यूमन है, SC ST कम्युनिटी है, वुमेन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकों के लिए अलग अलग यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ों को आपको ध्यान में आपका रखना है। जो लघु वित्त होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, उनको 75% रखना होता है। रीजनल रूरल जो बैंक होते हैं उनको भी 75 है, बाकी को 40% रखना होता है। ठीक है, ये आपको अभी क्या हुआ है इसमें चेंजेस आए हैं, ये चर्चाओं में है। मुंबई इंटर जो बैंक आपका आउट राइट रेट है जिसको मिवोर बोलते हैं, मिवोर आपको पढ़ना पड़ेगा। लिवोर आता है एक, वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये लंदन का है। लिवोर और मिवोर में क्या अंतर है, ये बिल्कुल एकदम इसको जानिएगा, अच्छे से जानिएगा। ठीक है, इन सब के अलावा कई ऐसे होते हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का शोफर है, मिवोर भारत का है। जो आप देखोगे जो संघाई इंटरबैंक जो आपका चीन का है जिसको सीवोर बोलते हैं, और जापान का है टीवोर, तो इसको ध्यान में रखें। एफपीआई क्या है, आरबीआई द्वारा जो सप्लाई सरप्लस जो ट्रांसफर है, मतलब कि आरबीआई कैसे अपना सरप्लस क्या करती है। देखो होता क्या है ना, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, जितना उसके पास प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ही तो आरबीआई के पास में सरप्लस है सर, और कहाँ से सरप्लस आ रहा है, तो ये क्या करती है गवर्नमेंट्स को देती है। ठीक है, और इसने दिया है अभी कितना, 2.11 लाख करोड़ रुपए क्या किया है इन्हें, आप देखोगे सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। किसको, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया को। ये किसको देती है, ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट्स को ही देती है और किसी को नहीं देती है ये। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे कैसे देती है, क्या इसका वेज एंड मीन्स, इसमें ये पूछा गया एडवांस जो आपकी एडवांस स्कीम है, अर्थो अग्रिम योजनाएं, ये आरबीआई के द्वारा है, तो ये भी आपको पढ़नी है, बहुत अच्छी स्कीम्स है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो विशेष अंतरण सुविधा है, ये बहुत जरूरी है। और ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या है, मतलब कि बैंकों को कैसे ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अदर की डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू आरबीआई के द्वारा, जैसे ये इस पर क्वेश्चन बना है, इस पर क्वेश्चन बना है क्रेडिट डिपॉजिट जो आपका रेशियो है CDR। ठीक है, CDR इस पर क्वेश्चन बने हैं, तो ये भी आपको क्या है मोस्ट, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब आप कहोगे सर आप तो बताए जा रहे हैं कि सबको इसको, तो इसका मतलब है सब पढ़ना है, नहीं सब नहीं पढ़ना है, मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी जो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये तो बिल्कुल छोटा सा है, ये आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है, बस इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे। एकीकृत लोकपाल ये चर्चाओं में रहा था। ठीक है, जो आपका है योजना जो है रिजर्व बैंक की, इसको एक बार देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बने, आई थिंक नहीं भी बनेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से क्वेश्चन कम बनेगा। अब उसको क्वेश्चन भी तो छांटने होंगे ना, कोई ऐसे थोड़ा नहीं सब जगह से क्वेश्चन रख देगा। विनियमित संस्थाओं में स्वयं विनियामक संगठनों, मतलब कि SRO को मान्यता देने के लिए जो आपका ओमनीवर्स फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, SRO फॉर रेगुलेट इंटरेस्ट, जो आपके RE हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसको बस देख लेना है एक नज़र। ठीक है, इसका नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स उसका ही बनाना है आपको सोर्स जो मैं बोला हूँ। ठीक है, उसमें भी कई चीज़ें छोड़ देनी है, सब नहीं लिखने, कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, की पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है, जहाँ से हम पूर्ण रूप से उसको समझ सकें, रिकॉल कर सकें। फिर ये नहीं पढ़नी है, फिर वही रिकॉल करना है आपको, वही रिवीजन करना है, इसको एक बार पढ़ना है। जो नोट डाउन करोगे उसी को आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना होता है। फिर आता है यूनिवर्सल बैंक, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल बैंक को आप समझे, यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल जो बैंक होते हैं। ठीक है, ऑन टेप लाइसेंसिंग क्या है यूनिवर्सल बैंक को लेकर के, ये मोस्ट है। ठीक है, इसको समझें बहुत अच्छे से, इसको जानें, पढ़ें इसके बारे में। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, बस आपको ये मार्क करने वाला कोई मिल जाए ना, अच्छे से गाइड कर दे, पढ़ तो आप लोगे, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, नोट भी बना लोगे। और जहाँ पर किसी को मतलब कि कंफ्यूज हो इसमें पढ़ने में या कोई भी समस्या हो, तो आपके लिए ऑप्शंस खुला हुआ है। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं वीडियो के। ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टा पर एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, वहाँ पर फॉलो कर लेंगे। वहाँ पर मुझे पर्सनली आप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर कई स्टूडेंट्स का डाउट मैं डेली कर देता हूँ,
लगभग 8-10 स्टूडेंट से मेरी बात डेली हो जाती है, वहाँ पे मैं लगभग वहाँ पे उनकी जो समस्या है सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ये भी मोस्ट है बच्चे, ठीक है, जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं ये चर्चाओं में रहे हैं, जैसे रूरल अर्बन बैंक होते हैं तो ये भी चर्चाओं में रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखा है। क्योंकि हुआ क्या था, डिबेटिक जो इक्वलाइजेशन फंड स्थापित करने की गतिविधि पर रोकने को कहा है, किसने, आरबीआई ने, किसको, शहरी बैंकों को। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा डीईएफ के बारे में, क्या होता है, शहरी बैंकों की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती हैं। तो इस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। जैसे आपने देखा होगा शहरी जो सहकारी बैंक होते हैं, इसको किस तरीके से रखा जाता है, टियर 1 क्या होते हैं, टियर 2 क्या होते हैं, टियर 3, टियर 4, इसमें एक ग्राफ ऐसे बनाना है आपको ये, और यहाँ पर इस तरीके से इसको रख देना है। कितने हैं ना, ये 4 है, तो 4 रख देना है। जैसे टियर 1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देने हैं कि इसके अंदर कितना होता है, 100 करोड़ होता है, इसमें कितना होता है, 100 से 1000 होता है। टियर 2 में यहाँ पर कितना होता है, 1000 से 10,000 होता है, और इसमें कितना होता है, 10,000 प्लस होता है, ठीक है। ये टियर 1 है, ये टियर 2 है, ये टियर 3 है, ये टियर 4 है। तो ये चीज़ें आपको क्या है, एक तरीके से लाभ देंगे और बहुत ही अच्छे से ये आपको समझ में आएगा। तो इसको आप देखो क्या है ना, इसको जब आप पढ़ लोगे कि टियर 1 का मतलब क्या है, टियर 2 का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद आता है प्राथमिक शहरी जो सहकारी बैंक हैं के लिए तैयारी सुधार, जो आपका कार्रवाई है, जिसको पीसीए, ठीक है, प्रमोट क्रिएटिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बारे में पूछा गया है। क्योंकि आरबीआई ने क्या किया है, अभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क जारी कर दिया है कि उनको एक तरीके से यूसीबी को पीसीए फ्रेमवर्क की सुविधाएं मिल सकें, ठीक है। तो अब एक नज़र में क्या क्या सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें पूछेगा आपसे। जो देखो अब यहाँ पर क्या है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, अभी यूपीएससी में भी, और खासतौर पर इसको 50 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, ये जरूरी है आपको पढ़ें इसको, ठीक है, ये बहुत जरूरी है बच्चे, ये बहुत जरूरी है, इसका आप नोट डाउन करें, इसको नोट बनाएं, इसका अच्छे से नोट्स बनाएं, बिल्कुल एकदम स्मॉल, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बनाएं, ताकि देखो नोट्स ऐसा बनाया करो। देखो दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं नोट्स बनाते हैं, कुछ नोट्स को क्या करें, ऐसे सजा देते हैं ना, बहुत सजाना होता है, ऐसे सजा देंगे उसको दुल्हन और दूल्हे की तरह, मत सजाओ यार, ये सब टाइम बर्बाद मत करो। आपके नोट्स कौन देखने आ रहा है, क्या आपको बेचने हैं वो नोट्स, क्या किताब लिखनी है आपको, ठीक है, साफ लिखो, लेकिन आप फास्ट लिखना सीखो बच्चे। जितना फास्ट लिखोगे उसको साज सज्जा कम करो, और फोकस करो कि हमें समझ में आ जाए, बस मुझे समझ में आ जाए, ठीक है, ये अपना थॉट्स रखो हमेशा। कई बार बच्चे क्या है, डिप्रेशन में रहते हैं कि सर मेरा तो राइटिंग ही ऐसा है। अरे भाई साहब, अगर मैं आपको मेंस की अगर आंसर राइटिंग दिखा दूँ ना, तो समझ में भी नहीं आएगा आपको। आपको ये संस्कृत लिखे हैं, उर्दू फारसी क्या लिखते हैं, और हिंदी में है वो सेलेक्टेड आईएएस 2018 के, ऐसे कई मैं आपको दिखा दूंगा, जब कभी मेंस पे आपकी चर्चा परिचर्चा होगी तो उनकी मैं कॉपी दिखाऊंगा आपको कि कैसा लिखते थे वो लोग, उन्होंने ठीक ठाक रैंक पाई है, ठीक है। तो ये भी है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना है। जिसका राइटिंग गलत आता है, थोड़ा सा साफ नहीं आता है, शब्द वो सही लिखते हैं परंतु साफ नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा लिख रहे हैं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ सज्जे पर टाइम अपना वेस्ट मत करो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपको समझ में आना चाहिए, बाहर में जाए दुनियादारी, उसको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। नोट्स ऐसा बनाओ और मेंस में ऐसा लिखो, आप भी पढ़ सकें और चेक करने वाला भी पढ़ सके, ठीक है। चलिए, तो इसको जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा ये। गैर बैंकिंग वित्त देखो ये बहुत जरूरी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनी होती हैं, ये ध्यान में रखना, ये क्यों खोली गई हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। देख लो आरबीआई एक्ट के द्वारा ये इसमें लाई गई हैं, जो आपका धारा है आपकी 45L1B के तहत, ठीक है, इसको शक्ति प्रदान किया गया है। तो ये मोस्ट है बच्चे, क्या है, ये आपका मोस्ट हो जाएगा। एनबीएफसी बहुत जरूरी होती है, इसकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। चलिए, यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको बनाना था, जैसे बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है, ये है ना एक ग्राफ, इस तरीके से आपको बना देना होता है एनबीएफसी को लेकर के। ऊपर वाला तो हमेशा खाली रहता है, टॉप लेयर में कोई है ही नहीं इसमें एनबीएफसी, नीचे वाले में ज़्यादा रहती है। उसके बाद है गैर निष्पादन, देखो नॉन परफॉर्मिंग एसिड माना जा रहा है कि एनपीए में क्या हुआ है, अभी लगातार सुधार हुआ है, ऐसा देखने के लिए आपको मिल रहा है, आरबीआई ने ऐसा कहा है, ठीक है। आजकल क्या है, एनपीआई में जो अनुपात है वो कम हो रहा है, और जो आपका नेट एनपीए है वह भी कम होकर आज कितना हो गया है, 0.6% पर। तो आप कहोगे नॉन परफॉर्मिंग जो एसिड होती है, गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ, ये जो होती है, मैं आपको बता दूँ कई बच्चों को नहीं समझ में होता, ये होता है जैसे मान लो ए है और ये बी है, ये ए मान लो कि बैंक है और बी मान लो कोई कस्टमर है, ठीक है, कोई व्यक्ति है। अब इसने क्या किया, बैंक से आप देखोगे लोन ले लिया,
मान लो कि इसने 1,000 रुपये का बैंक से लोन लिया। अब इसको 1,000 रुपये क्या था, 10% की ब्याज दर से एक साल में कितने देने थे, 1,100 रुपये देने थे, है कि नहीं। इतने रुपए इसको देने थे, बी को बैंक में जमा करने थे। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये जो लोन है ना, ये एसिड है किसकी, बैंक की, मतलब कि ये एसिड है, कमाई है 1,100 रुपये, अब उसको ईएमआई के साथ जमा करना था। और ये लाइबिलिटी है किसकी, व्यक्ति की, जो खाता धारक है बी की, कि मुझे 1,100 रुपये जमा करने हैं एक साल में। परंतु मान लो किसी कारणवश क्या हुआ, बी ने कोई पैसे ही जमा नहीं करा, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो बैंक है ए, ठीक है, इसका जो पैसा है ना, अब 1,000 प्लस 100 रुपये ब्याज के 1,100 रुपये डूब गया। तो जब ये डूब गया तो इसी को क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं, बस ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए, तो आप समझ में आ गया होगा। इसको भी आप देखोगे सब कैटेगराइज कर दिया जाता है। जैसे लॉस एसिड्स होती है जिसमें लॉस हो गया, मतलब कि आया ही नहीं आज तक। सब स्टैंडर्ड्स होते हैं 12 महीने उससे कम की अवधि का होता है, और डाउटफुल होता है ये 12 महीने उससे अधिक तक की जो समय की अवधि होती है, इसको हम खासतौर पर रखते हैं एनपीए को, ठीक है। मैंने इस पर क्लास भी लिया, आप उसको भी देख सकते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इस पर क्लास ली है। उसके बाद आता है आपके विलफुल डिफ़ॉल्टर्स, मतलब कि जो आपके विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं वो क्या हैं। आरबीआई ने इस पर एक दृष्टिकोण इस पे देख लेंगे, बस इसका नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स उसी का बनाना है जिसको मैं मोस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है उसमें आपको। अंडर क्रेडिट एग्रीमेंट्स ये सब हैं। तो दिवाला और शोधन सक्षमता संहिता 2016 जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड है, ये मोस्ट है, इसको पढ़ें। आपने देखो, अब कई चीज़ें आपको ऐसी हैं, कई चीज़ें इसमें क्या है, बेसिक आपको मिल रहा होगा। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी जो कोड है, पढ़ते हैं कि नहीं आप, आईबीसी, जब आपकी फाउंडेशन क्लास होती है तो उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलता है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, जब हम सेल्फ पढ़ते होते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशन फैमिली परिवार के सदस्य हैं वो, ठीक है। और तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को वो सारी चीज़ें, बिगिनर को मैं एडवांस तक लेकर के जाऊँ और सारी चीज़ें वो दूँ जो मोटी रकम लेकर के, मोटे पैसे लेकर के, जो कोचिंग इंडस्ट्री में उनको दी जाती है। मैं ये चाहता हूँ, मेरा मूलभूत यही सिद्धांत रहता है, ठीक है। हालाँकि मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैं कोई ऐसी सीरीज़ नहीं चला सका। अब अकेला टीचर और सारी चीज़ें मेंटेन करनी, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इसमें था कि अब है कि नहीं, मैं बीच-बीच में कोशिश करता रहता हूँ कि ये चीज़ भी आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ये भी दे दूँ, जितना हो सके मैं सपोर्ट कर सकूँ आपको। तो ये सबसे बड़ी क्या कमी है पता है? मैं चाहता तो इसमें मेरे को बहुत था कि मैं इसको अच्छे से आपको और कवर करवाऊँ, समझाऊँ, इसमें अपने कुछ इसमें ब ब इनपुट्स डालूँ अपने इसमें, ठीक है। परंतु अब टाइम की थोड़ी-सी कमी है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आप जिसको भी अच्छा लगे भाई तो आप फ़ॉलो कर लें, और जिसको लगता है कि हम बकवास कर रहे हैं तो आप डिसलाइक करें और एक भद्दा-सा गंदा-सा कमेंट्स करें, और भाई आप अपना अच्छे से और टीचर से, ठीक है, जो भी हो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं तो भाई खुला करके रखता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। बट आप जब इस चीज़ को पढ़ते हैं तो बेसिकली आपका जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें भी कवर करवाया जाता है, ठीक है। तो बच्चे जिसने सेल्फ किया और नहीं पढ़ा है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड, तो वो यहीं से पढ़ें, इसको यहीं से देखें। आप वो बुक्स वगैरह कुछ ना देखें, अपना नोट्स ना देखें, इसमें चीज़ें पढ़ें, ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो, इसको पढ़ने का एक और बेनिफिट्स ये होता है कि जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि सर मेरा तो पूरा रिवीजन हो गया है। जी हाँ, यही फील होता है, और ये होता है वास्तव में, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिवीजन कर देता है। आप इसको पढ़ लो पीटी 365 को, और फिर उसके बाद जाओ अपना जो बेसिक नोट्स है आपका, ठीक है, बेसिक जो आपका फाउंडेशन नोट्स होता है, अगर उसको पढ़ लो, देखना कुछ आपको अंतर मिल जाए तो आपको ये लगेगा ये तो अभी पढ़ गया हूँ, अभी मैंने रिवाइज किया है, आपको ये फील होगा, ठीक है। और होता ही है सर, ये मेरा खुद का अनुभव है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, मतलब कि एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ये सुर्खियों में रही हैं। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने 2002 में जो आपके सरफरेसी अधिनियम था उसको लेकर के चर्चाओं में, तो ऐसे ही आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड है, वो भी है, कोड है, और ये भी अभी चर्चाओं में रहा। एसिड रिकंस्ट्रक्शन जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ठीक है, तो इनको भी क्या है ध्यान में रखना है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, देखो ये क्या करती है, जो सॉरी, ये जो है आपकी ये कंपनी क्या करती है, इसका जो मूलभूत उद्देश्य होता है बच्चे, इसका उद्देश्य क्या है, ये जितनी भी गली सड़ी एसिड होती है ना, जो एआरसी है, ये क्या करती है, खरीदती है, ठीक है। मान लो कि कोई 10 करोड़ रुपए की एसिड है, कोई 10 करोड़ रुपए की एसिड है किसी कंपनी, किसी बैंक की। अब ये क्या करेगा, ये खरीद लेगा बैंक से, ठीक है। इसको क्या करेगा, तुरंत देगा, लगभग 15% तुरंत देगा इसको, कि लो 15% ये पकड़ो इसका 10 करोड़ का, और बाकी इसे लाओ एसिड को। अब ये क्या करेगा, इसके पास में रिसिप्ट चली जाएगी एआरसी के पास, एआरसी क्या कर देगा, इसको मार्केट में बेचेगा, जो एसिड होगी, ठीक है, इसको इसको मार्केट में बेचेगा। मार्केट में बेच करके फिर इसका पैसा ये वापस चुकाएगा,
ठीक है, आरबीआई को। ये पूरी कंपनी होती है, इसके लिए पूरी सुरक्षा कवच बना हुआ होता है, तो इसको आप पढ़ें एआरसी को। ठीक है, चल पूरा एक कॉन्सेप्ट है ये। चलिए, तो ये भी आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। हाउस होल्ड सेविंग रेट, अब यहाँ पर देखो घरेलू जो संबंधी बचत है, आरबीआई डिप्टी गवर्नर के अनुसार ये चीज़ें रही हैं। ठीक है, तो इसको आप केवल देख लें, नोट नहीं बनाना है इसका, कोई नोट डाउन नहीं करना है इसको, केवल देख लें आप इसमें कि क्या हुआ है क्या नहीं, घरेलू बचत क्या है, ये मुद्रास्फीति का क्या क्या इस पर असर पड़ता है। तो पहला जो यूनिट था उसमें ये था, ठीक है, जो फाइनेंस था। ऑब्वियसली मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपने वो चीज़ें वास्तव में की होंगी और सही से उनको ऑब्जर्व भी किया होगा। ठीक है, उसका आपने प्रॉपर आपने नोट डाउन किया होगा, जिसको मैंने मोस्ट किया है वो आपको टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, क्योंकि ये नोट डाउन आप कर लोगे तो पढ़ लोगे अच्छे से बच्चे, अन्यथा फिर आपको लगेगा कि सर इसको भी पढ़ने इसको भी पढ़ने, फिर बार बार वीडियो आपको देखनी होगी। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को जहाँ पर मैं कहूँ मोस्ट तो वहाँ पर पोस्ट कर लें और फिर आपका नोट डाउन करें, फिर आगे रन करें वीडियो को। ठीक है, स्पीड से भी देख सकते हैं या फिर जैसे चल रही है उसी स्मूथली उस रिदम में भी आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट यूनिट आता है आपका वित्त और कराधान, मतलब कि फाइनेंस एंड टैक्सेशन। देखो लगातार आपको मिल रहा है कि सर जीएसटी जीएसटी जीएसटी। जब जीएसटी की बात हो रही है तो आप देखोगे वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने मार्च 2026 में क्षतिपूर्ति उपकर जो कंपनसेशन सेस होता है उसको समाप्त करने के बाद लग्जरी सीन और डेमेरिट्स गुड्स पर भी कराधान हेतु निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का एक समूह, मतलब कि जीओएम गठित कर दिया है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो इसको आपको क्या है बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद रखना, जब आप जीएसटी को पढ़ेंगे इसमें तो जो चीज़ नहीं होगी ना तो बेसिकली उसको अपने बेसिक नोट से भी देखेंगे। जीएसटी को ये चर्चाओं में रहा है, जीएसटी में कौन कौन शामिल होता है, कैसे इसकी बैठक होती है, कितना रेशियो होता है, संविधान के कोई आर्टिकल्स में इसकी चर्चा है या नहीं है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या है उसके बारे में क्या चर्चा है, इसको कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया। ठीक है, जीएसटी काउंसिल को, ये कई चीज़ें आपको इसमें ऑब्वियसली पढ़नी है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें जीएसटी की मुख्य विशेषताएं सब एक नज़र में आपको मिलेगा। सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, जो कर स्लेब है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, और अब तो जो 12 लाख तक वाले हैं उनको तो बिल्कुल कर से आप देखोगे टैक्स से मुक्त कर दिया है इस बार के बजट में सरकार ने। ये बड़ी ही आप देखोगे तोहफा दिया है एक सभी को। ठीक है, मिडिल क्लास को तो बहुत ही ज़्यादा। इन्वर्टेड ड्यूटी कंस्ट्रक्शन जो है जो आपका स्ट्रक्चर है, सॉरी आईडीसीएस के बारे में पूछा गया है, देख लेंगे इसको, ज़्यादा इस पर वो नहीं करनी है। ठीक है, केवल देखना है, पढ़ना है इस पर। ठीक है, कितने हैं क्वेश्चन, कितने लगभग 120-130 पेपर हैं आपको वो पढ़ने हैं और उसमें से उनका नोट डाउन करना है जिसको मैं मोस्ट लिख रहा हूँ। ज़्यादा मैं आपको बर्डन नहीं दूंगा, ये ध्यान में रखना। एलटीसी क्या है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो आपका टैक्सेशन बेनिफिट होता है, इसको आप जानें दीर्घकाल में, केवल जान लें इसको। ठीक है, बाकी का जो जो आपका लॉन्ग टर्म रेपो रेट्स क्या होती है, एलटीआर जो होता है ना, एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, टीएलटीआरओ, एसएलटीआरओ। ठीक है, ये तो आपको अलग से पढ़ना होता है। एलटीआरओ वो उसमें रेपो रेट वाले में बैंकिंग वाले सेक्टर में ही पढ़ना होता है। ठीक है, वो ये नहीं है कभी इसको आप समझने लगे। ठीक है, तो इसको आपको जान लेना है, केवल एक नज़र में इसको देख लेना है, टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया है, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया। और कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दे दिया, ये कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति समायोजित मूल्यांकन, मतलब कि इन्फ्लेशन एडजस्ट प्राइस जो है इसमें कैसे निकाला जाता है। इसमें होता है बिक्री के वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जो कि चल रहा है करंट में, और उसके बाद खरीद के वर्ष का, मतलब कि मानो कि आपने कोई वस्तु खरीदी थी 2020 में और अभी वो वस्तु 2025 में किस तरीके से बिक रही है। तो आप क्या करोगे, उस वस्तु का प्राइस लोगे 2025 का। ठीक है, अभी करंट में ना लागत ये है ना, बिक्री के वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक किस समय ली गई थी, और खरीद के वर्ष का। ठीक है, बिक क्या ही, खरीद कब थी, तो उसका बटे में आप रखेंगे, फिर गुणा परिसंपत्ति का वास्तविक मूल्य खरीद निकाल देंगे, तो वहां से ये चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए अभी क्या हुआ है, देखो विरासत पर ये टैक्स लगने की बात आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड जो आपके इकोनॉमिक्स जो लैब है उसमें खासतौर पर टूवर्ड्स टैक्सेशन जस्टिस और वेल्थ रिडक्शन इन इंडिया ने भारतीय आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए अमीरों की संपत्ति पर कर लगाने की बात कही है कि विरासत कर लगाया जाएगा। मान लीजिए किसी की संपत्ति बहुत है तो उस पर टैक्स लगाने की प्रयास किया जा रहा है,
और ये कई देशों में अपनाया गया, ऐसा नहीं है कि इसी में। और जो आप देखोगे ब्रिक्स था, ब्रिक्स समिट हुई थी, उसमें भी इसकी बात की गई थी। G20 जो हुआ था, मेरे को याद आया, G20 जो हुआ था और इसकी जो कैपिटल हुई, इसकी जो आप देखोगे प्रेसिडेंसी थी ब्रिक्स के हाथ में थी, तो ब्राज़ील के हाथ में, सॉरी ब्राज़ील के हाथ में थी। G20 की जो बैठक हुई थी इस बार ब्राज़ील में हुई थी, तो वहाँ पर यही बात की गई थी, जो अमीर देश हैं उन पर हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, ठीक है। अब यही विरासत जो आपका टैक्स है ये भारत में भी हो रहा है। इसके देखो जापान में भी लगता है, ठीक है, कोरिया में भी लगता है। जापान में तो 55% है, बहुत बहुत बड़ा टैक्स लगता है। और कोरिया में 50% है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे कई देशों में, दुनिया भर के देशों में ये लगता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है, तो एक बार पढ़ लेना है इसको। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मतलब कि एपीए क्या है, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते हो जाते हैं, पहले ही हो जाते हैं। एडवांस प्राइस, जैसे मान लो ये पहले मूल्य क्या है, जैसे मान लो कि ए कोई व्यक्ति है, ये गोलू है इधर, और मान लो इधर मिस्टर कुमार सर है, मान लो, ये कल्पना करो। अब हम दोनों के बीच में क्या हो गया, मिस्टर गोलू के बीच में और मिस्टर कुमार सर के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया पहले, ठीक है, प्राइस से। मान लो कि ये एग्रीमेंट हुआ था हमारा 2025 में, आज ये एग्रीमेंट हो गया। अब हमें ये जो माल यहाँ से, ठीक है, गोलू से हमें लेनी है, कोई वस्तु है, ठीक है, एक्स वस्तु है, हमें 2027 में लेनी है। कब लेनी है, 2027 में हम गोलू से इस वस्तु को ले लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, खासतौर पर आप देखोगे ये पहले ही एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हो गया। अब कोई एक्स प्राइस रखे होंगे भी किसी वस्तु का कि इस रेट पर हम लेंगे, तो गोलू ने कहा यस सर, आपका हो गया ये, अब 2027 में आप आपका माल ले जाइएगा। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अग्रिम जो आपके मूल्य निर्धारण एपीए समझौते के प्रकार क्या होते हैं, एक तरफा होता है, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, इन सब पर आपसे पूछा जाएगा। दोहरा कराधान बचाव समझौता, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स क्या है, डीटीए। अब ये चर्चाओं में रहा है, तो इसको पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। मॉरिशस के साथ में भी ये हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी ये हुआ है, ध्यान में रखेंगे, और कई देशों के साथ में। तो ये मोस्ट है, इसका कॉन्सेप्ट को समझें और किस देश के साथ में वो भी समझें, क्योंकि इन देशों से क्या है, मॉरिशस अभी पहले में भारत में पहले स्थान पर है जहां से एफडीआई आता है। एफडीआई के मामले में ये भारत में फर्स्ट नंबर 1 पर है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा एफडीआई मॉरिशस से आया है, ना कि मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, चाइना, ये सबसे ज़्यादा यहाँ से आया, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इसको पढ़ें, मोस्टली है ये। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जो आपके कर संधि है, यूनाइटेड नेशन का जो ग्लोबल टैक्स टेरिटरी है, उसके बारे में पूछा गया है। केवल इसको रीड कर लेंगे आप, इसका नोट नहीं बनाएंगे, कोई नोट डाउन नहीं करना है, रीडिंग मार देनी है इसकी, ठीक है, एक बार बस ठीक से रीडिंग मार देनी है। आपको लगे तो लिख लेना, नहीं तो रीडिंग मार देनी है। अदर्स की डेवलपमेंट्स रखे हैं, जैसे शुल्क वापसी, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है उसको पढ़ना है, जैसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसने क्या क्या है कि लोक वित्त प्रबंधन जो प्रणाली होती है पीएफएमएस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे निर्यातकों को बैंक के खाते में ड्यूटी ड्राफ्ट राशि ट्रांसफर करेगा। अब ये बाद में जैसे लगाएगा फिर उसको बाद में दे देगा, ताकि इससे क्या हो, एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है, इसका ये उद्देश्य रहेगा। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, इसको पढ़ेंगे। केवल ये क्या है ना, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, ये केवल रीडिंग मार देनी है इनकी, पढ़ना है। नोट डाउन करना अलग चीज होती है बच्चे, पढ़ना अलग चीज होती है। डिफॉल्ट टैक्स क्या है, ये विंडफॉल टैक्स, इसको नोट डाउन करना है, इसको नोट करना है, ये मोस्ट है, ठीक है। चलिए, विंडफॉल टैक्स क्या होता है, ये केंद्र के घरेलू स्तर पर उत्पादित जो कच्चे तेल या विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है, ये देखने के लिए मिला है। क्योंकि पार्लियामेंट में भी विपक्ष पार्टी ने इसकी चर्चा की थी, और कई जगह इसको आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगा। द हिंदू में भी ये कई बार देखने के लिए एडिटोरियल आए थे, जो आपके विंडफॉल टैक्स है वो क्या है, तो उसको आप एक बार अवश्य रूप से देखें। तो तीसरे यूनिट में ये सारी चीज़ें हमने देखी। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर एक बार इकोनॉमी पढ़ी होगी अपने स्तर पर, जैसी भी पढ़ी होगी, ठीक है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ तो आप अभी जुड़ रहे हैं, नए हैं, ठीक है। तो जो मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं, पहले भी जुड़े हैं स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कई एग्ज़ाम भी दिए हैं, निकला भी है कुछ स्टूडेंट्स का। तो इसमें क्या है कि पेमेंट सिस्टम जो फाइनेंशियल मार्केट है, अब उसके बारे में देखें। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। अगर यूपीएससी में कह रहा हूँ फिर से, अगर इकोनॉमी के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे आप ये ध्यान में रखना
यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे ये देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वीडियो एक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी वीडियो होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे और इसको जानेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए जो आपको की पॉइंट याद करके रखना है पढ़ते समय। एंड देखो जब पढ़ो ना, पढ़ते समय कई होता है क्या, देखो जब हम पढ़ते हैं ना तो अगर आपको मेमोरी अपनी एक्सप्राई रखनी है, मान लो कि किसी का नोटिफिकेशन बोल गया या किसी का मैसेज बोल गया या कुछ, अगर आपको फ़ोन में आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप फ़ोन में पढ़ रहे होते हैं ना तो एक पेन लें और 4A साइज़ का पेपर ले लें, प्लान, बिल्कुल प्लान पेपर में लिखा करो बच्चों। देखो मैं आपको बता दूँ प्लान पेपर में, क्योंकि यूपीएससी की जो कॉपी मिलती है ऐसी मिलती है बिल्कुल प्लान, उसमें ये लाइनें नहीं मिलती है, लाइन वाली कॉपी नहीं होती है वो, जैसे आप पढ़ के आए हो ना वो पेपर, नहीं 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 इस तरीके से नहीं होता, तो इस तरीके से मिलता है, फिर उसी में आपको लिखना। तो प्लान लोगे ना तो यहाँ पर आप बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे की पॉइंट लिखते चले जाओ, सब पोतना नहीं है इसमें, ध्यान रखना, बिल्कुल छापना नहीं है उसको, एकदम की पॉइंट, की पॉइंट कुछ ऐसे शब्द जैसे कि अब ये हेडलाइनिंग डालो सबसे पहले। तो जब हेडलाइनिंग डालोगे तो ना ये वाला ये डाल दो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गारंटी है इस बात की कि अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया, आप इसकी हेडिंग समझ के ही ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉल कर जाएगा आपके माइंड में, आपने 2-3 बार रिवीजन मार दिया तो इसका ये इतना होता है, समझ गए। तो तब आप उसकी करोगे तो जब कुछ नोट डाउन करोगे लिखोगे तो आपका माइंड इसी पे लगा रहेगा और आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए होगी और आपका रिवीजन अच्छा होगा और दिमाग का जो है ना संतुलन बना रहेगा और भड़काव कम, जो भटकाव होता है बच्चे वो भी कम होगा, ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। चलिए यूनिफाइड पेमेंट्स, अब देखो ये जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है यूपीआई, ये यूपीआई बहुत जरूरी है क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर इसका आज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आज ये ग्लोबल स्तर पर वैश्विक स्तर पर आपको मिलेगी। देखिए कहाँ कहाँ पर यूपीआई स्वीकार करने वाले देश, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल। देखिएगा केवल ना भारत में बल्कि दुनिया भर में यूपीआई आपको मिल रहा है, तो ये तो मैं कहूँगा मोस्ट हो गया। और यूपीआई पे क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी के, ठीक है, प्रीलिम्स में दिखाऊंगा, जब आपके पीवाईक्यू लेकर के आऊँगा बताऊंगा सारी चीज़ें, देखो कैसे चीज़ें होंगी, तो ये बहुत जरूरी है, पढ़ें इसको यूनिट। और आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, यूपीआई जो आपका भारत बिल पेमेंट्स है वहीं पर सारी चीज़ें आती हैं, भाई लाइट का बिल सारा चीज़ वहीं पर आती है, मेरा तो गैस वगैरह सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है एक बार देख लेंगे इसको, भारतीय जो आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है, ठीक है, तो इसको जानेंगे प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, इसके बारे में कैसे इसको स्टार्ट किया गया, इसके मूलभूत उद्देश्य क्या है। ये सेबी जरूर पढ़िएगा क्योंकि आज लगातार जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है भारत में, आप देखोगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार है, तो ये बहुत चर्चाओं में आ रहा है क्योंकि फॉरेन वेंचर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट संशोधन अधिनियम 2024 भी जारी किया गया है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब कि फॉरेन वेंचर कैपिटल्स इन्वेस्टर्स मतलब कि FVCI विनियमन 2000 में संशोधन भी किया गया, तो इसको आवश्यक रूप से पढ़ेंगे और इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इसी में आपको भारतीय प्रतिभूति, देखो ये चीज़ है ना सेबी के बारे में अब यहीं पर मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूर्ण रूप से सेबी कब बना, कैसे आया, 1988 में ये लाया गया, ठीक है, एक संकल्प, फिर उसके बाद में 1992 में ये बना, ठीक है। एक तरीके से कैसी संस्था है, सांविधिक संस्था है, ठीक है, ये ध्यान में रखा, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक संस्था है, एक विधि के द्वारा बनाई गई है। ये क्या काम करती है, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें इसकी यहाँ पर दी हुई है। सेटलमेंट चक्र क्या है, ठीक है, इसको एक बार केवल देख लेंगे, सेबी के द्वारा T0 रेटिंग सेटलमेंट चक्र है, इसको बस केवल ये देखना है, नोट डाउन नहीं करना, वो जो ऊपर वाला था उसमें से कुछ की पॉइंट लिख लेने हैं, सेटलमेंट चक्र के अवधि में क्या क्या चीज़ें हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ये दो हैं, इनमें दोनों को आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये खासतौर पर क्या होती हैं, FDI और FPI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों में अंतर होता है बच्चे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है, ये लाभ कमाने के लिए आता है, तो दोनों में अंतर है, वो उद्देश्य दोनों का लाभ कमाना होता है, परंतु ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है, ये केवल रोजगार बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ा सकता है और बेरोजगारी भी बढ़ा देगा और प्रॉफिट कमा करके निकल लेगा ये, ठीक है, 1-2 महीने में, ये लंबे समय तक रहता है, FDI लंबे समय तक रहता है, तो उस पर ये चीज़ें रखी गई हैं। बजट में चर्चाओं में भी रहा है, आपने देखा होगा बीमा पॉलिसी में क्या है, जो बीमा होता है बीमा सेक्टर में, अब जो आपका FDI है
FDI है, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, वो कितना है आज, उसको पहले कितना था 74-70% था आई थिंक। जो बजट है इस बार का उसमें बढ़ा करके इसको पूर्ण रूप से 100% कर दिया है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो कैसे रूट से आता है इसके बिहेवियर पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको रखनी है। कोलोकेशन या प्रोक्सिमिटी होस्टिंग क्या है, इसको भी आप देख लेंगे, केवल देखना है, ये इस पर ज़्यादा कुछ ऊर्जा अपनी खर्च नहीं करनी। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आपको थोड़ी सी ऊर्जाएं खर्च करनी है, अन्यथा फिर फंस जाओगे आप इसमें। वित्तीयकरण फाइनेंशियलाइजेशन, ठीक है, इसको जानिए वित्तीयकरण के बारे में कैसे काम करता है। इसको भी केवल पढ़ के निकल जाना है, पढ़ना है केवल, नोट डाउन नहीं करना है इसमें से। भारतीय डेरिवेटिव मार्केट, इंडियन जो डेरिवेटिव मार्केट है इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि सेबी ने अभी क्या हुआ है, डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग में सट्टा जो आप देखोगे इसको गतिरोध पर रोकने के लिए प्रयास किया है। तो यहाँ पर सेबी जब आप पढ़ोगे ना, तो सेबी के कुछ खाता धारक पढ़ोगे, देखो यहाँ पर क्या ना कनेक्ट हो रहा है चीज़ों को, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, वो चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। जब आप सेबी भी पढ़ोगे ना वो सारा प्रोसेस, तो इसको भी आप वहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ कैसे होते हैं, 4 प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, फ्यूचर क्या है इसके बाद, इनको नहीं लिखना होता है, ध्यान रखेंगे, इसको केवल पढ़ना होता है, समझना होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ये मोस्ट है, जितनी भी एजेंसियां हैं तो ये जरूर आपको समझ में आनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियां हैं ये बहुत जरूरी हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ें आप। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कौन कौन सी हैं और किस तरीके से काम करती हैं। जैसे आप देखोगे केयर है, इसमें देखो कौन कौन सी हैं। जैसे एक है आपकी क्रिसल है, केयर है, इकरा है, क्यूएट है, और विकवर्स रेटिंग्स है, इंडिया रेटिंग्स है, इन्फोसिस है। ठीक है, ये इन्फोसिस है, तो कई ऐसी हैं, तो इनको ध्यान में रखना, कई बार पूछा जाएगा। ठीक है, अदर्स जो की डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो आपकी इनविट्स है, ये क्यों बनाई गई है, इनविट्स पढ़ेगा इसके बारे में, हालांकि आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये 2022 से चर्चाओं में है, ये आई होप कि अगर आप कर रहे हैं तैयारी पिछले लास्ट 2 ईयर से, तो इसके बारे में आवश्यक रूप से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हालांकि इसमें कई चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये सब 2023 की रिपीटिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं वो अंदर की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीट है, एकदम से नहीं बदलता है। देखो कि एकदम से सारी चीज़ें बदल जाएंगी, भाई सेबी तो पहले भी आएगा। अब जैसे अमेंडमेंट्स हो गया इनविट्स में, तो आप बता दो इनविट्स में अमेंडमेंट लेकर के ये सरकार, तो भाई वो तो करेगी, तो पढ़ना तो इनविट्स ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं। बस थोड़ा सा तो अमेंडमेंट्स थोड़ा सा जानना है, बाकी का तो इनविट्स ही पढ़ोगे, तो चीज़ें तो वही है पुरानी। तो देखिए ये आप पढ़ें, इसको मोस्ट है ये, इसको बना लेंगे इसका नोट्स। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाया गया अथॉरिटी, जिसको ईफा बोलते हैं, केवल पढ़ लीजिएगा इसको, जरूरत नहीं है इतनी, इसका कोई नहीं है। फर्स्ट जो आपकी फ्रंट रनिंग है, इसमें भी आपको क्या करना है, केवल एक बार देखना है, म्यूचुअल फंड प्रबंधन फॉर फ्रंट रनिंग में शामिल होने का आरोप लगाया गया। तो ये आरोप लगते रहते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है। इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, अब देखो क्या हुआ है कि इंडिया जो आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स 2021 सॉरी इंडेक्स 21 में क्रिस्टल स्तर पर से भी ऊपर चला गया। तो ये एक बताया जा रहा है कि ऐसा उतार चढ़ाव आपको मिलेगा वोलेटिलिटी इंडेक्स में भारत में। फिल्टर ये नेट क्या है, इसको जाने एक बार फिल्टर नेट को। यहाँ पर ये है, ये इनका टेस्ट सीरीज के बारे में है, रीजन आई इसका, इसको नहीं पढ़ना, ये है वो इतना ऊपर का। ठीक है, चलिए, कभी पता चले इसको ही पढ़ना शुरू कर दिए। परपेचुअल बॉन्ड्स जान लीजिएगा, इस पर क्या होता है परपेचुअल बॉन्ड, बस, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बॉन्ड्स का एक टॉपिक्स अलग से इसमें आई थिंक इन्होंने दे के रखा होगा। हाँ देखो, पी नोट्स पार्टिकुलर्स जो आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है, पी नोट्स, ठीक है, ये पढ़िएगा, बहुत जरूरी है, बेसिक्स है आपका। हालांकि ये जब एफपीओ आता है तो पी नोट्स उसको जारी करने की अनुमति दी गई है, तो वो जारी करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको पढ़ें, आवश्यक रूप से पढ़ें, ये तो आप पढ़ते ही हैं। जब आप एफडी एपीआई पढ़ते हैं तो वहां पर ये आप चीज पढ़ते ही हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो पढ़ा होगा ना, टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो टॉपिक है आपका वो तो पढ़ा ही है ना, तो उसी में से रिलेटेड है। इंडिया इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज, इसको जाने भाई क्या होता है, केवल देखना है और कुछ नहीं। कैरी ट्रेड, ये भी एक बार पढ़ के निकल जाना है इसको बस। आइए, फिर आता है एक्सटर्नल सेक्टर आपका। ठीक है, क्या आता है, एक्सटर्नल सेक्टर आता है भारत का व्यापार घाटा। अब देखो इसमें क्या है ना, ये एक्सटर्नल सेक्टर में
एक्सटर्नल जो सेक्टर है, भारत का जो व्यापार घाटा है, इसमें इंडिया ट्रेड डेफिसिट क्यों है, किसके कारण है। अभी देखो जब यूएससी का बढ़ रहा है ना, तो यूएसए ने क्या है, टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रम्प साहब क्या करते हैं, दबा के टैरिफ ठोक रहे हैं वो दुनिया भर में। तो अब ये भारत तो ऐसा नहीं कर सकता ना, भारत तो भाई विकासशील कंट्री है, भारत तो ऐसा नहीं करेगा। वो तो डेवलप कंट्री है, उनके पास शक्ति है तो वो तो कर सकते हैं, भारत के पास में इतनी शक्ति नहीं है अभी। हम क्योंकि हमारा ग्राफ ऐसे चल रहा है और वो पहले ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो दोनों में अंतर है। तो इसको आपको पढ़ना है। ये तो आपके बेसिक से रिलेटेड है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये इसको बिल्कुल पढ़ना है आपको, ठीक है। इसको एक बार ऑब्जर्व करना है और बेसिक आपका ही ये व्यापार घाटा क्या है, कैसे होता है, ठीक है, उसको आपको ये जान लेना है। देखो आ गया कि नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई को जानेंगे, भारत में एफडीआई बड़ा है, कौन से देश सबसे ज़्यादा लाते हैं, कहाँ से आता है एफडीआई, किन किन क्षेत्रों में लाया गया है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ है बच्चे, ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो ग्राफ है आपका, पूर्ण रूप से जो ग्राफ है, ये बहुत ज़रूरी ग्राफ है। ये चीज़ें वो होती हैं जो ऐसे देखो इसी तरीके से बनता है वास्तव में। तो आपका जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, ये इन्होंने दे दिया यहाँ पर, यही बनता है शॉर्ट नोट्स। ये पूरा मैं अगर चाहूँ तो इसी पर 1 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ा सकता हूँ। इसी में आपको बता दो कि सर्वाधिक एफडीआई पढ़ने वाले जो राज्य हैं कौन कौन से हैं। आपको कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है। फिर क्यों है, इनके कारण क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें मेंस में गुजर देंगे आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, ये आपका शॉर्ट नोट्स ऐसे बनता है। और जितने भी टीचर होते हैं, जितने भी टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं आपको, वो कभी आपको ये थ्योरी नहीं लिख के लाते हैं, वो की पॉइंट लाते हैं। जैसे एफडीआई से संबंधित ट्रेड्स, तो वो कहेंगे कि जी यहाँ पर क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। वो थेसिस बना लेते हैं ऐसे कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर दो दो ऐसे, थोड़ा थोड़ा उसके आगे, बस ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसी पर वो चर्चा करते रहते हैं। आपने देखा होगा, देखते ही नहीं है वो नीचे, क्योंकि उनको थोड़ा सा बस देखना है, हल्का सा ऐसे बातें करते करते आपसे देख लेंगे नीचे, और बस आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर वो पढ़ाते रहेंगे मस्त एकदम से। अब तो भाई डिजिटल का ज़माना है, पीडीएफ खोल के सब पढ़ाने शुरू कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आपका है, उसमें क्या अंतर है, इसको लेकर के क्या अंतर है, ये तो आपका बेसिक ही है, इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं। रुपये का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया इस पर रोक, ऐसे मान लीजिएगा। इंटरनेशनल ऑफ रुपये, इंडियन रुपीज़, बहुत ही आप देखोगे असंभव चीज़ें हैं, ये संभव चीज़ें नहीं है। क्योंकि हमने कोरोना वायरस के समय ऐसा देखा था, जब जो आपका स्विफ्ट से बाहर कर दिया था रसिया को, तो उस समय हमने रुपए में ही वहाँ पर ट्रेड किया था, ऑयल खरीदा था। वही रसिया था जिसने हमें वो वापस रुपये दे दिया और कहा कि हम डॉलर में करेंगे, है कि नहीं। तो इतनी पावर है सर डॉलर की। तो खैर ये अननेसेसरी मुझे लगता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अगर इंटरनाइजेशन भारतीय मुद्रा का हो जाए तो इससे बेस्ट, ठीक है। परंतु उसके लिए अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ नोट डाउन नहीं करना है, आपको पढ़ना है कि ऐसा क्या है भाई, रुपये को क्यों इसको लेकर के आ रहे हैं, कि अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या करेंगे, इसका भी अवसर इसमें कुछ तो बातें मेंस की भी हैं। ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन, ये चर्चा में रहा है, पढ़ा ही होगा आपने। ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन तो आप पढ़ते ही हैं, यहीं से आपका संयुक्त राज्य की जो अमेरिका का न्यू हैम्पशायर में हुआ था, और यहीं से निकला है आपका आईएमएफ, आईबीआरडीए, वर्ल्ड बैंक, यहीं से निकला है। और यहीं से आपका निकलेगा कौन, डब्ल्यूटीओ, गैट्स वगैरह यहीं से आएंगे निकल के, और कहाँ से आएंगे सब। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ये चर्चाओं में रहा है। देखो आईएमएफ ने कई ऐसे, ये क्या करता है, एसडीआर जो इसने निकाला है कई देशों का, तो इसको पढ़ेंगे, ये मोस्ट है। हालांकि आप पढ़ते ही हैं, इसके द्वारा रिपोर्टें कई प्रकाशित की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्टें कई प्रकाशित की जाती हैं, तो इनको नोट डाउन करेंगे, जानेंगे इनके बारे में, ठीक है। हालांकि आप पढ़ते ही हैं अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ, देखो यहाँ पूरा है, इसका पूरा अच्छे से बताया गया है। स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं कभी कभी इन चीज़ों का, तो ये आपके सामने रहता है ना, कभी कभी तो दिखता रहता है। तो फोटो देख रहे हैं मान लो किसी का, अपने मित्र का, और पता चला यही दिख गया, तो इसको ही देख लिए। वर्ल्ड बैंक, देखो अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक है, ये इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, आईसीएसआई का सदस्य नहीं है, बाकी का अब देखो आईबीआरडी का भी है, आईएफसी का भी है, आईडीए का भी है, मेगा का भी, लेकिन आईसीएसआईडी का भारत सदस्य नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इसके द्वारा कुछ रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं, वो कौन कौन सी रिपोर्टें हैं पूछ लेते हैं आपसे कई बार। विश्व बैंक समूह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं, इसके उद्देश्य। विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ, अभी इसकी बैठक भी हुई थी। डब्ल्यूटीओ की जो मिनिस्टर सम्मेलन होती है हर 2 वर्ष में, है ना। तो इसकी अभी क्या है, मीटिंग हुई थी, आपने देखी होगी, 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और मराकेश समझौते के बारे में इसमें दर्शाया गया है।
2024 में कहाँ पर हुई थी? यूएई में हुई थी, यूएई में, ठीक है, यूएई में इसकी बैठक हुई थी और वहीं पर वो सारी चीज़ें रही हैं। भारत तो बचा के निकल गया वहाँ से कई चीज़ें, यहाँ पर भी वही चीज़ें चर्चाओं का बिंदु बनी थी। 2024 में हुई थी, 2 साल में होती है तो 2024 वाली चर्चाओं में आएगी। तो जो फिशरिंग आपका सब्सिडी है वही चीज़ें हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको? बिलो बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। रेड बॉक्स, तो अम्बर बॉक्स चर्चाओं में रहता है 10% डेवलपिंग कंट्री और आप देखोगे 5% डेवलप कंट्री, तो वो सब्सिडी पर लेकर के इसका मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, पढ़ना है इसके बारे में बहुत अच्छे से। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी का मुद्दा रहा है। डब्ल्यूटीओ ने कई तरीके से 13 मंत्री स्थलीय जो अबू धाबी में हुई थी, मैंने आपको बताया था ना, पब्लिक जो आपका है, तो ये देखो यहीं पर दे दिया गया है कि नहीं? विकसित देशों के मामले में कितना है? 10% है, और विकासशील में 10% और विकसित में कितना है? 5% है। पढ़ें इसको, बहुत मोस्ट है ये। कुछ कुछ चीज़ें आपको अगर लगे तो नोट डाउन कर लेना, अन्यथा अब देखो जैसे मैं तो इनको कभी भी नोट डाउन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इतना मल्टीपल टाइम पढ़ लिया है इनको, मुझे जो आवश्यकता नहीं है। बट आपको आवश्यकता हो सकती है कि आप देखें, लेकिन ये सब पुरानी चीज़ें हैं, आपने ऑब्वियसली ये पढ़ी होंगी, अननेसेसरी भी हो जाएंगी क्योंकि अगर इस पर आप ऊर्जा खर्च करेंगे तो। ऊर्जा इन द सेंस कि पढ़ना तो है, रिवीजन तो करना है, लेकिन कभी पता चला इसको भी आप नोट डाउन करने लगे। आपको लगे तो नोट डाउन कर लें, अन्यथा आपके पास में ये होगा, ठीक है, नोट डाउन आपने किया होगा पहले। यहीं पर है देखो, ब्लू बॉक्स भी चर्चाओं में रहता है, ग्रीन बॉक्स भी ये चर्चाओं में रहता है। 2016 में इसी पर लेकर के क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, 2016 में। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। किससे संबंधित है अम्बर बॉक्स? कभी कभी सब्सिडी चर्चाओं में रहती है। देखो ये था, ये जो मत्स्य वाला ना, इसमें यही तो खूबी है, ये सबको कनेक्ट कर देते हैं कि डब्ल्यूटीओ की मत्स्य सब्सिडी समझौता जेनेवा पैकेज जो हुआ था, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स ऑन फिशरिंग सब्सिडीज जेनेवा पैकेज, तो इंडिया में यहाँ पर बचा करके ले गया। इंडिया देता है, ठीक है, इंडिया देता है सब्सिडी। तो इसको पढ़ें, बड़ा मजा आएगा इसको जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो बहुत आनंद का है ये। देखो स्टूडेंट्स, आनंद लेना सीखो। ट्रिप्स जो है ये किससे, अब देखो कई बार क्या है, यूपीएससी ने 2018 में पूछ लिया ये डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से ट्रिप्स किससे संबंधित है। कभी कभी चर्चाओं में रहने वाला ट्रिप्स किससे संबंधित है बताओ? तो किससे संबंधित है? डब्ल्यूटीओ से संबंधित है क्या नहीं? तो ये भी देखो, ध्यान में रखो। तो ऐसे आपको पढ़ना है बच्चे, ये वो तरीके हैं जो आपको स्मार्ट बना देंगे, जो आपको आप देखोगे आगे लेकर के आ जाएंगे। तो मैं आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स इतना ही रहने देता हूँ। जो इसका पार्ट नंबर आपका बी होगा, ठीक है, उसको भी मैं आपसे लूँगा, उसमें भी मैं आपको बताऊँगा। बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। पार्ट एक और लेंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स में, क्योंकि बड़ी क्लास हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इतना पढ़ लें पहले, ठीक है। तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, पीडी 365 का। और आर्ट एंड कल्चर का भी आपको मिल जाएगा, उसका भी वीडियो देंगे। पॉलिटी का पीडीएफ मैंने दे दिया, परंतु उसका वीडियो बनाना है मुझे। कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं, लेकिन इस तरीके से वीडियो नहीं बनाया। वो मैं बता दूंगा कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, क्योंकि समय कम है, तो मैं इसलिए क्लासेस नहीं ले सकता आपकी इसको लेकर के, क्योंकि मुझे PYQ भी क्लासेस तैयार कर रहा हूँ, वो कंटेंट्स, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, 2 टेस्ट सीरीज चल रही हैं, विजन IAS, दृष्टि IAS की, तो वो सारी चीज़ें हैं, और भी मैं बीच बीच में कुछ चीज़ें आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आज की क्लासेस में प्यारे बच्चे इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे इसके पार्ट नंबर बी में या किसी और क्लासेस में। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिएगा, जो चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो कीजिएगा। ऑब्वियसली आपको अगर वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ में, जितना हो सके सपोर्ट करें एजुकेशन बाय परिवार को। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है, और इसके साथ साथ पढ़ाने का जो तरीका है वो भी बताएं, और आपको कंटेंट कैसा लगता है वो भी। जो पार्ट नंबर बी है उसमें मैं आपसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स वाले सेक्टर बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, सारी चीज़ें। तो चलिए बाय।